चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ नियमित होने वाली हमारी ये 275वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर सप्ताह हम बच्चों से जुड़े विषयों पर अपने अतिथियों के माध्यम से, एक विशेषज्ञों के माध्यम से बातचीत करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो डाउट्स जो बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों या उन सभी के जो बच्चों के हितों में काम कर रहे हैं उनका कुछ प्रबोधन किया जा सके, उनसे कुछ अच्छी जानकारी साझा की जा सके। इसी क्रम में आज हम आपके समक्ष बच्चों में, किशोरों में खास करके व्यक्तित्व विकास की बात करने वाले हैं। व्यक्तित्व विकास की अगर एक लाइन में परिभाषित किया जाए तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार, बातचीत करने का तरीका, एक दूसरे के गुण अवगुण, उनकी आदतें, विचार और भावनात्मक व्यवहार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर जो है पैरामीटर होता है। हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है या एक व्यक्ति स्मार्ट दिखता है, पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी है। वास्तव में क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, किस प्रकार हम बच्चों में, आज के बच्चों में जो सोशल मीडिया और इन सारी चीजों से इतना जुड़ गए हैं, एक दूसरे से परिवार में ही कटे कटे रहते हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कामना वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की, छिंदवाड़ा में रहती हैं। बेसिकली सोशल साइकोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में लास्ट आप अपनी सेवाएं दी हैं। एक लंबा अनुभव है, बहुत सा गाँव पे अगर हम बात करें पुलिस विभाग या अन्य विभागों पे मनोविज्ञान को लेकर के आप लगातार लोगों का मार्गदर्शन करती रही हैं, प्रबोधन करती रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज का हमारा विषय किशोरों का व्यक्तित्व विकास, इस पर बातचीत करें। और साथ ही हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम दीदी का उद्बोधन होने के बाद अध्यक्ष जी की तरफ चलेंगे। कामना जी से निवेदन है कि आज का हमारा विषय किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर अपनी बात रखें जी। ओके, थैंक यू। ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रभाशंकर जी और श्यामल राव जी को, जिन्होंने आपकी फाउंडेशन में मुझे आने का अवसर दिया। आज जो ये टॉपिक है, इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में और इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डॉक्टर कामना वर्मा, 40 साल मेरे सर्विस को हो चुके हैं और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से, पीजी कॉलेज से एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई हूँ। मुझे रिटायर्ड हुए 3 साल हो चुका है। लेक्चर देना मेरा शौक है। पुलिस विभाग में, कलेक्ट्रेट में, स्कूल कॉलेज में, सभी जगह मेरे बहुत सारे लेक्चर्स चलते हैं और जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है कोशिश रहती है मैं हमेशा पहुँचती हूँ और आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, सीखती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। किशोरावस्था और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 2 इसमें एस्पेक्ट जुड़े हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सनालिटी क्या होता है। अभी कृपाशंकर जी ने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया है और वैसे भी आप सभी जो मुझे अभी नॉलेज में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, सभी काफ़ी बड़े लोग हैं, सब समझदार दिख रहे हैं, काफ़ी इस फील्ड से जुड़े दिख रहे हैं। मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? आवाज़ जी आ पहुँच रही रही है, है? आ रही हाँ है, आ जी। रही है। तो इसको मैं 2 भागों में आपके समक्ष रखूँगी। पहला किशोरावस्था और फिर उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ये जो आपने टॉपिक चुना है, बहुत ज़्यादा आज के समय पर हम जो देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ हम देखते हैं, जैन जी के ऊपर आप लोग रोज़ सुनते हैं टीवी में। तो ये जैन जी से जुड़ा हमारा टॉपिक है और किशोरावस्था जो है, बहुत ही अधिक इस समय जिस पे अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया है और इसका बहुत अधिक इम्पैक्ट हमारे समाज पे भी पड़ेगा। यह वो अवस्था होती है जिसको कि आप लोग भी और हम लोग सब समझते हैं, टीन एज कहते हैं। 13 से 19 तक की एज होती है। 13 से 19 साल की अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था। यह वो स्टेज होती है जहाँ पर कि हर बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहता है, सोशल स्किल डेवलप करना चाहता है, सोशल कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहता है। इसके साथ-साथ वो अपने इमोशंस को डेवलप करता है, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है और फ्यूचर एस्पिरेशन को डेवलप करना चाहता है। यह एक बहुत बड़ा जीवन का टर्निंग पॉइंट है। ये जो एज है, जीवन की बहुत टर्निंग पॉइंट मानी जाती है और इस एज को मनोविज्ञान की भाषा में आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। यह एज में जैसे कि हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं,
और आपकी जो फाउंडेशन है, मुझे समझ में आया कि वो आप लोग बच्चों को गाइड करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं जो भी कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स बोलूँगी, उसको आप अवश्य बच्चों को गाइड करें, उनको हेल्प मिलेगी। यह जो टर्निंग पॉइंट की एज हम कह रहे हैं, इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों का वो जो 13 से 19 तक की जो एज होती है, इसमें आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी, सबके घरों में बच्चे रहते हैं। इस एज में बच्चा डे ड्रीमिंग्स बहुत करता है, दिवा स्वप्न देखता है, उसकी एस्पिरेशन बहुत हाई लेवल की होती हैं और साथ ही साथ वो फ्यूचर को लेकर चिंतित होता है, परंतु इसके साथ ही उस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर और माँ-बाप का प्रेशर, पेरेंट्स का। पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि 10th 12th क्लास का बच्चा रहता है और 10th 12th क्लास में हर मदर-फादर की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, कर ले, ये सारी ख्वाहिशें रहती हैं और ये ख्वाहिशें हम बच्चों पे थोपते जाते हैं। हमने आपको बता दूँ, मैं एज़ ए काउंसलर भी काम करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स आते हैं मेरे पास में, एज़ ए काउंसलिंग मेरे को भी 40 साल हो गए करते हुए। पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मेरी बिल्कुल सुनता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है, केवल मोबाइल देखता रहता है। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें हम पेरेंट्स की गलती है। हम बच्चों को ठीक से समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, फिर आगे अपनी बात रखती हूँ। एक बच्चा था, हमेशा 95-96 परसेंटेज में पास होता था। उसके माँ-बाप का हर समय प्रेशर रहता था कि 95 से अबोव उसके नंबर आना चाहिए और वो बच्चा लगातार मेहनत करता, बहुत होशियार था। 10th क्लास में जब उसके माँ-बाप को लगा कि इसको अब 95 से ऊपर आना चाहिए, तो उसने उनका खेलना-कूदना सब बंद कर दिया, रिक्रिएशन बंद कर दिया, केवल पढ़ो, पढ़ो। बच्चा पढ़ता रहा। पढ़ने के साथ ही साथ जब वो एग्ज़ाम दे के आया, तो उस बच्चे को कुछ डाउट हुआ कि मैं 95 परसेंटेज ना नहीं लाऊँगा तो माँ-बाप मेरे को ना गुस्सा करेंगे। उसको उम्मीद थी कि केवल शायद मेरे 90% आएँगे। वो डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा केस, ये केस स्टडी है। फिर जब उसका रिज़ल्ट आया तो देखा 96% में पास हुआ। तो इतना शॉकिंग लगा न्यूज़ देखकर, सुनकर कि माँ-बाप का प्रेशर के कारण बच्चा सुसाइड कर गया। और ये आज हम अभी की बात नहीं कर रहे, लगातार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, चाहे कोटा हो, चाहे भोपाल हो, चाहे अदर सिटीज़ हो, हर जगह हम देखते हैं बच्चा प्रेशर के कारण सुसाइड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी किशोरावस्था में समझाने की है, जो अभी मैं आगे आपको पॉइंट्स बताऊँगी, कि बच्चों को इस तरह का पीयर प्रेशर ना हो, मदर-फादर का प्रेशर ना हो, जो बच्चों का इंटरेस्ट हो उसको उस इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने का मौका दिया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल इंजीनियर, डॉक्टर ही सफल होते हैं। जहाँ भी मन लगेगा, जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा, बच्चा सफल होके निकलेगा। तो बच्चों पे प्रेशर ना डाला जाए। तो यह जो इस एडोलेसेंट एज होती है, किशोरावस्था होती है, इसमें अपन देखते हैं फिज़िकल और मेंटल दोनों प्रकार के चेंजेस होते हैं। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और बच्चा इस समय परिवर्तन जो होते हैं उसको स्वीकार नहीं करता है और वह अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए वह तरह-तरह के विकल्प अपनाता है। गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है और ये जो एज में जो हम बच्चों को हमेशा लेक्चर देते समय बोलती हूँ कि यह जो अवस्था है बार-बार लौट के नहीं आएगी। यदि इस समय आप 20 साल अच्छी मेहनत कर लोगे, तो आप आगे की 40 साल की ज़िंदगी अच्छे सफल होके जियोगे। परंतु बच्चे बहुत कम होते हैं जो इसको रियलाइज़ करते हैं। और जब पेरेंट्स आते हैं, रोते हुए मेरे पास में आते हैं कि मदर-फादर आते हैं कि मैडम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गलत संगत में पड़ गया, पढ़ने में मन नहीं लगता, केवल मोबाइल में डूबा रहता है। तो इसमें हम सभी को दिशा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एडोलेसेंट एज में आप जितने भी मेंटर्स हैं, जो लोग भी ये काम करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि लाइफ़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को समझाएँ कि प्रेशर में काम ना करें, हँसते-खेलते आप काम करें। मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनका भी एग्ज़ाम्पल थोड़े से एग्ज़ाम्पल के साथ आगे की बात रखूँगी तो क्लियर होगा। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों आईआईटी से इंजीनियर हैं। ये लोग जब 10th क्लास में थे,
मैंने कभी नहीं कहा, हमेशा 95 प्लस के बच्चे हैं ये दोनों, परंतु मैंने कभी नहीं कहा बच्चों से कि तुम्हें ये करना, वो करना। हम लोग हमेशा उनको रिक्रिएशन पे ध्यान देते थे कि आप अपना खेलो, कूदो, पढ़ो, आप सब करो, पर अपना शाम के समय खेलना-कूदना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनको आईआईटी की कोचिंग के लिए इंदौर भेजा था। उस समय 10th क्लास की एज थी, बच्चा बहुत अपरिपक्व माइंड का होता है, परंतु मैंने उसके साथ लैपटॉप रख के भेजा था। सबने मुझे बोला कि मैडम आप लैपटॉप रख के भेज रही हो, बच्चा पढ़ेगा कैसे? मैंने कहा मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है, वो लैपटॉप जब मैं बोलूँगी उसी दिन रिक्रिएशन करेंगे, बाकी दिन नहीं। तो यही रहा कि हर सैटरडे को बच्चों को हम बोलते थे बेटा पिक्चर देखो, बच्चे सैटरडे को पिक्चर देखते थे क्योंकि माइंड फ्रेश करना ज़रूरी रहता था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हमारी पेरेंटिंग रही, सफल रही, फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों बच्चे आईआईटी क्लियर करे। तो ये हमको बच्चों को, पेरेंट्स को और हम मेंटर्स को, स्कूल के टीचर्स को, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि हम कैसे बच्चों का डेवलपमेंट करें। तो एडोलेसेंट एज बहुत क्रूशियल स्टेज है। इस समय आप लोग बच्चों को बताएँ कि कैसे आपको आगे अपनी लाइफ में फेस करना है और कैसे अपनी लाइफ को बनाना है। अब इसके संबंध में किशोरावस्था से संबंधित 7 सीक्रेट्स बताते हैं जो बच्चों की लाइफ से रिलेटेड है, कैसे बच्चा सफल हो सकता है। ये 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस जो हैं, आप लोग बच्चों को अवश्य बताएँ। मैंने जितनी जगह ट्रेनिंग दी है, बच्चों को स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, वहाँ पर भी सबने ये सीक्रेट्स बच्चों को बताए हैं और बच्चों ने कोशिश करी है और उसमें आगे बढ़े भी हैं। 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अपना एक कमरा जो घर का रहता है, रूम, उस रूम से ही शुरुआत की जाए। बच्चों से बोला जाए कि 7 सीक्रेट में पहला सीक्रेट है रूफ, छत। छत क्या होती है? हमारे सबके घर में छत होती है। छत से मतलब होता है कि जो हमारे इस एज में 10th और 12th में जो हमें गोल्स बनाना है, जो हमें हमें अपने लक्ष्य बनाना है, वो छत के समान हाई लेवल के गोल्स बनाएँ। गोल्स शुरुआत में छोटे-छोटे यदि बनाएँगे तो आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएँगे। बड़े-बड़े गोल्स बनाएँ जो धीरे-धीरे करके आपको सीढ़ी से उतरते हुए आपको सक्सेस प्रदान करेंगे। तो बच्चों से कहिएगा कि पहली चीज़ है कि आप अपना लक्ष्य अच्छे से बनाएँ और लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट आपके गोल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, घर में सबके यहाँ फ़ैन रहता है, फ़ैन हमको ठंडक देता है। तो एडोलेसेंट ऐज में जो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको बताना है कि टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं लेना है। जैसे फ़ैन हमको शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठंडे दिमाग से सोचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना है। तीसरी चीज़ होती है घड़ी, वॉल क्लॉक। हर घरों में वॉल क्लॉक रहती है। वॉल क्लॉक से बच्चों को बताना है कि एवरी मिनट इज़ प्रेशियस। एक-एक मिनट हमारा कीमती है, समय को व्यर्थ मत गवाओ। बच्चे जो हैं, हर सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी हो, आपके, सब जगह हम देखते हैं, 2-2 3-3 का ग्रुप बनाकर केवल मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं और पता नहीं घंटों तक क्या करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, समय वेस्ट करते हैं। तो बच्चों को बताना है कि हर चीज़ की अहमियत, मोबाइल भी देखना है तो एक समय पर आप देखो। दिन भर मोबाइल में बैठ के व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह ना करो। तो घड़ी जो है, जैसे घड़ी हमें अपना टाइम बताती है, वक़्त हमारा बहुत कीमती होता है, तो बच्चों को समझाना है एवरी मिनट इज़ प्रेशियस। समय बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत गवाओ और अपने करियर को, अपने गोल को प्राप्त करने में अपने लक्ष्य को आप साधो। नेक्स्ट आता है कैलेंडर। कैलेंडर भी हमारे घर में होता है। कैलेंडर से मतलब है डे बाय डे हमारे डेट्स जैसे हमारी बदलती जाती हैं। तो उसी हिसाब से एडोलेसेंट्स को हमें बताना है कि हर सब्जेक्ट में डे बाय डे जो रिसर्चेस होती हैं, जो हमारे पास डे बाय डे न्यूज़ आती है, पेपर्स को डेली पढ़ो, रोज़ पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, जनरल नॉलेज बढ़ाओ। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ फील्ड में काम होता है, रिसर्च होती है, उस पर आप अपडेट रहें। तो कैलेंडर के समान जैसे डेट बदलती है, ऐसे ही आप रोज़ बदलते हुए समय में अपने सब्जेक्ट में आप कमांड रखो। फिर आ जाती है बात मिरर। जब कभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं, तो मिरर में देखकर निकलते हैं। दर्पण में देखकर निकलते हैं कि ठीक-ठाक है कि नहीं। तो बच्चों को ये भी समझाना है कि मिरर सेज आईना हमसे बताता है रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट एंड रिफ्लेक्ट बिफोर यू से। हम क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक बार मुँह से बोली हुई बात
गलत यदि हम काम करते हैं तो ये हमेशा आपके ऊपर आएगा कि आप गलत काम करते हो। तो काम करने के पहले सोचो और बोलने के पहले सोचो कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। कहने का मतलब है अच्छे से व्यवहार करो। फिर आता है विंडो, 6 पॉइंट। विंडो भी हमारे घर में रहती है। विंडो से मतलब है कि हम जैसे घर के बाहर देखते हैं, तो हमें अपने इस स्टेज में केवल सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है कि आत्म केंद्रित हो गए और अपने ही ऊपर अपना दिमाग चला रहे हैं। हमें अपने सराउंडिंग में, आजू-बाजू में देखना है कि क्या होने जा रहा है। आस-पास के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या-क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या-क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, कौन-सा बच्चा कहाँ जा रहा है, अपने आस-पास के सराउंडिंग को भी आप पहचानो। और लास्ट पॉइंट है आपका डोर, दरवाज़ा, पुश जहाँ लिखा रहता है, यानी पुश यानी हार्ड वर्क। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत करो। ये 7 पॉइंट सीक्रेट जो है, सीक्रेट्स इसको यदि बच्चा ध्यान रखता है, तो अपन अपने गोल को अचीव करने में ज़रूर सक्षम होगा, सार्थक होगा, अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो एडोलेसेंट में ये कुछ चीज़ें हैं, जो हमें कहने की ज़रूरत है, बच्चों को बताने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ बच्चों में कॉम्पिटिशन होता है, वो एक-दूसरे को देखकर, जैसे मैं तो इतने बड़े-बड़े कॉलेजेस में सर्विस की है, वहाँ बच्चों को देखते थे कि मैडम मेरे घर के बाजू में वो रहती है इसलिए मैं ये सब्जेक्ट ले रही हूँ, मेरे पड़ोस से आती है तो उसके साथ है मैं अपना सब्जेक्ट वाला ले रही हूँ। नहीं, आस-पड़ोस के बच्चों को देखकर कॉम्पिटिशन करके आप अपने सब्जेक्ट्स मत लो। अपना फ़ील्ड आप अपने हिसाब से चुनो, जितनी आप में कैपेसिटी है, जितनी आप में एबिलिटी है, उसके हिसाब से अपना फ़ील्ड चुनो, ना कि दूसरों को आप देखकर करो। बच्चों को ये भी समझाना है कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में अलग-अलग गुण होते हैं। ज़रूरत है अपने को तराशने की, अपने को पहचानने की। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना खुद देखें कि आप में कौन-सी क्वालिटीज़ हैं, उस ओर आप बढ़ो, आप किसी और की तरफ मत जाओ। ये कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो कि एडोलेशन के बारे में मैंने बताई। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक्चुअली में दोनों टॉपिक इतने बड़े हैं कि हर एक टॉपिक पे 40-40 मिनट के मेरे लेक्चर चलते हैं, परंतु मैं बहुत ब्रीफ करके आपको सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बताऊँगी 40 मिनट में। तो ये हो गया एडोलेशन, जिसमें भी थोड़ी-थोड़ी सी हमें नॉलेज रखना ये सब ज़रूरी है। अब आती है बात पर्सनैलिटी। तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? अभी कृपाशंकर जी ने आपको बताया। पर फिर भी मैं उसको दोबारा बताऊँगी। पर्सनैलिटी से मतलब हम जब बाहर कहीं निकलते हैं, इस एज में देखते हैं, बच्चे कहते हैं, "अरे! ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहना है।" ये हमारी पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी हमारा अपीयरेंस नहीं है कि हमने किसी को देखकर कह दिया बहुत अच्छा है, बल्कि पर्सनैलिटी हमारी है कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट, हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग, हमारी थिंकिंग, हमारे एटीट्यूड, ये हमारी पर्सनैलिटी है। तो बच्चा बाहर की चकाचौंध को देख के खुश हो जाता है और कहता है वाह! क्या पर्सनैलिटी है। तो हमें बच्चों को समझाना है, ये पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी है आपका बिहेवियर, आपके कैरेक्टर, आपके थॉट। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर पर समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय मोबाइल के कारण एडोलेसेंस के साथ मदर-फादर बहुत परेशान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं काउंसलिंग करती हूँ एडोलेसेंस की, बहुत प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल के कारण। तो उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज़ है, इसको अपने समय पर आप ध्यान दें, पेरेंट्स भी ध्यान दें और बच्चे भी ध्यान दें। तो पर्सनैलिटी जो है, ये कुछ चीज़ें हैं, कैरेक्टर, बिहेवियर जो आपको हमने बताया। पर्सनैलिटी एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। आए दिन जो भी चेंज होते हैं, आए दिन हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। पर्सनैलिटी हर दिन इवॉल्व होती है, हर दिन विकसित होती है। जैसे-जैसे हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, नए-नए लोगों से हम सीखते हैं, वैसे-वैसे हमारी पर्सनैलिटी स्वतः ही इम्प्रूव होती जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब पर्सनैलिटी के कुछ की पॉइंट्स हैं। क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी बताना है, शॉर्ट में बताना है, तो आपको की पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं जो फटाफट बताऊँगी मैं। पर्सनैलिटी के की पॉइंट्स बहुत सारे हैं, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल स्किल, एटीट्यूड, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सबको 2-2 4-4 लाइन में आपके समक्ष समझाती हूँ। सबसे पहले बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको बच्चों को बताना है कि
आप में स्वयं में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी के भी समक्ष आप बात कर रहे हो, तो शाय नेचर नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और लाउडली भी नहीं बोलना चाहिए। आत्मविश्वास में कई बार बच्चा चिल्ला के ज़ोर-ज़ोर से बोलता है, नहीं। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको अपने ऊपर विश्वास रखना, आपको सेल्फ विजुअलाइज़ेशन करना, अपने आप को देखना कि कैसे हम विजुअलाइज़ करते हैं और कैसे आत्मविश्वास से बात करते हैं। यदि मान लीजिए कोई आपसे कुछ प्रश्न करता है, आपको नहीं आता है, 2-2 4 को लोग बात 2-2 5 भी कह देते हैं जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो आप अपनी बात को अच्छे से रखो, तर्क के साथ में अपनी बात को आप रखो, ये बच्चों में होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? संवाद की कला। किसी के भी समक्ष जब हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं? उषा मैडम? नहीं, आप कंटिन्यू करिए, हम बाद में लेंगे क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, हाँ जी। तो कम्युनिकेशन स्किल होती है, उसमें बच्चे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत का तरीका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है कि हम किस तरह से लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन करना। आज आप और हम जो बात करते हैं, इस तरह से बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस शैली में बोल रहे हैं और कैसे उनको बोलना आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब हम उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, आता है। मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने जाती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ प्रैक्टिकल के बारे में, तो क्या बोलते हैं, आँखें नीची कर लेते हैं और बोलते हैं, मैडम मैं लिख के बता सकती हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। नेल बाइटिंग करने लगते हैं, कहीं सिर खुजाने लगते हैं, तो नहीं, ये हमको इस एज में बच्चों को सिखाना है कि कैसे बातचीत करना है और इसके लिए हर स्कूल में जब मैं जाती हूँ, तो वहाँ लेक्चर देने के दौरान मैं बोलती हूँ कि 40 मिनट के पीरियड में 35 मिनट आप अपनी बात रखो और 5 मिनट बच्चों को बोलने का मौका दो। जब शुरुआत से बच्चा बोलेगा, तो स्टेज फ़ियर से वो डरेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा देने में कॉन्फिडेंटली बात करेगा, इंटरव्यू देने जाएगा, तो वह अपने से अपने अच्छी बात रख पाएगा। तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल पूरी होना चाहिए, अच्छे से अपनी बात को वो रखे। फिर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? आपका पॉज़िटिव और नेगेटिव। आजकल हम देखते हैं कि हर बच्चे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मदर-फ़ादर यदि कोई बात समझाते हैं, तो बच्चा बहुत मुश्किल से समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे इस एज में, ख़ास तौर से एडोलेसेंट एज में, बच्चा हर चीज़ को नेगेटिव लेता है। यदि मदर-फ़ादर उसकी अच्छाई के लिए भी बोलते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे लिए गलत बोल रहे हैं। एटीट्यूड होता है लाइकिंग, डिसलाइकिंग। बच्चा क्या पसंद कर रहा है, क्या पसंद नहीं कर रहा है, ये पॉज़िटिव एटीट्यूड भी हमें बच्चों को सिखाना है। कि नेगेटिव एटीट्यूड को आप कन्वर्ट करो पॉजिटिव में और हर समय बेटा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप चलो। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखोगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। हमेशा आप देखिएगा नेगेटिव रखने वाले, नेगेटिव एनर्जी रखने वाले, नेगेटिव लोगों के साथ में हमेशा हम देखते हैं कि उनकी थिंकिंग जो नेगेटिव रहती है, तो उनके चेहरे में भी ग्रेस नहीं रहती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता और हर बात को वो नेगेटिव तरीके से रखते हैं। तो हमें बच्चों में पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए उनके एटीट्यूड को भी पॉजिटिव करना ज़रूरी है। इसके अलावा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशंस होते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल टर्म है। इमोशन सभी समझते हैं, फ़ियर, एंगर, लव, ये हमारे इमोशंस हैं। हमें सब अपने इमोशंस को हमें समझना है कि हमारे में कैसे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएँ क्या हैं। साथ ही साथ एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो हमें बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस, आजकल आप देखिएगा मल्टीनेशनल कंपनी में जब बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस के साथ-साथ केवल आपकी इंटेलिजेंस ही मायने नहीं रखती है, वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत मायने रखती है। यदि आप इमोशनली वहाँ पर बिहेवियर नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पर निकाल दिया जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में बच्चों को शुरू से समझाना चाहिए कि इंटेलिजेंस के साथ-साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? हर काम को टाइम पे करना। जैसे टाइम पे आपने शुरुआत की,
उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। बच्चा क्या करता है शुरू-शुरू में जब एडोलेसेंट एज में एग्ज़ाम देने जाता है, वो भी हमको इस कॉलेज, स्कूल में सिखाना पड़ता है। 5 क्वेश्चन्स करना है तो शुरू के 2 क्वेश्चन पूरे 8-10 पेज में लिखता जाता है, टाइम निकल जाता है। लास्ट के क्वेश्चन में टाइम नहीं रह जाता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। इसी तरह से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए टाइम को मैनेज करते हुए काम करें। आपको 24 घंटे में से अपने पढ़ाई में कितना समय देना है, खेलने में कितना देना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहाँ कितना ज़्यादा समय देना है। 10-12 जो आपको एडोलेसेंट एज है, ये सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सभी लोग डमी स्कूल में एडमिशन लेके अपनी तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं। तो वहाँ पर से आने के बाद कुछ बच्चे आए घर पे, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, पढ़ नहीं पाते, स्कूल का नहीं पढ़ पा रहे हम। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि उस 24 घंटे में से हमें टाइम निकालना है। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ का होमवर्क कर रहे हो, करो। पर डेली अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने 10-12 की जो बेसिक आपकी किताबें हैं, उस पर आपको फ़ोकस करना ज़रूरी है। ये हमको टाइम पे हर चीज़ें करना है और टाइम के हिसाब से आप गोल को अचीव करने की तैयारी करो और कोई भी काम है उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप पूरा करो। इसके साथ ही साथ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अनुशासन। बच्चों के व्यक्तित्व में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे स्कूल पहुँचना है तो टाइम पे जाना है, कॉलेज पहुँचना है तो टाइम पे पहुँचना है, घर आना है तो टाइम पे आना है, जैसा बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। ये आजकल हम देखते हैं डिसिप्लिन के साथ-साथ आजकल मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल चली जा रही है। हमारे समाज में जो एडोलेसेंट एज के बच्चे होते हैं, उनमें मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं के बराबर दिखाई देती है। जबकि मेरी सोसाइटी में मैंने एक लेक्चर दिया था, तो सारे गार्जियन बोले थे कि मॉरल वैल्यूज़ पे मैडम एक आप अपना लेक्चर दे दो, आजकल बच्चे बिल्कुल भूल गए हैं मॉरलिटी को। तो हमें इस एज में यही एज है सब कुछ पढ़ाने की, तो हमें इस एज में बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाना है डिसिप्लिन में रखते हुए। फिर है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या होती है? सोसाइटी में रहकर अपने को सबके साथ में शामिल करना, सोसाइटी के लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना सोशल स्किल कहलाता है। बच्चे होते हैं आजकल के वो केवल अपने को सोशल स्किल की जगह इंट्रोवर्ट टाइप से अपने को केवल पर्सनैलिटी में मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। कोई किसी के घर में जाता है या हम लोग आते-जाते हैं, बच्चा मिलने नहीं आता। मदर-फादर बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ, ये मिलने आया, वो मिलने आया, तो बच्चे कटते हैं, किसी से बातचीत करना नहीं चाहते। तो आज जब से ये मोबाइल का युग आया है, सोशल स्किल में बहुत कमी देखने को मिल रही है और दिन पे दिन ये स्किल घटती जा रही है। अभी एक बच्चे को हमने वीडियो देखा था, वो टोटली मोबाइल पर डिपेंड था। फुल टाइम मोबाइल चलाता था, जैसे ही उससे मोबाइल हटाया जाता था तो वो इरिटेट होके वो लेट जाता था। ना पढ़ना, ना खाना, ना पीना, मोबाइल दो तभी खाना खाएँगे। इतना उसके डिपेंड मोबाइल पे हो गया था। तो ये सोशल स्किल डेवलप करने के लिए हमें ज़रूरी है, समय-समय पर बच्चों को लोगों के साथ में उठना-बैठना सिखाएँ, इंटरेक्शन सिखाएँ। समाज में दायरा क्या होता है, समाज में लोगों के साथ कैसे उठते-बैठते हैं, सोशल स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है बॉडी गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। जब बच्चा किसी के सामने जाता है, अपना कुछ बोलना चाहता है, तो कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें गेस्चर्स हमारे क्या होना चाहिए, ये बॉडी लैंग्वेज हमें सिखाती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कि आपको मतलब बोलते समय आई कॉन्टैक्ट करके आपको अपनी बात रखना है। जब आप क्लासरूम में टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हो, तो आपको आई कॉन्टैक्ट रह के आपको स्ट्रेट खड़े होके बात करना है, अपनी बात पे वज़न रखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है और नीचे मुँह करके आप चले गए। बॉडी लैंग्वेज ही आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जब हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, इंटरव्यू लेते समय आप लोग भी लेते होंगे, देखते होंगे, जब बच्चा एंटर होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एंटर होते से समझ में आ जाता है कि ये बच्चा सिलेक्ट होगा कि नहीं। उसका ड्रेस अप सेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदर आने का तरीका, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, बॉडी लैंग्वेज में, जो कि बच्चों में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही यदि 10th-12th में सीखेंगे बच्चे, तो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उतना उनको दिक्कत नहीं जाएगी। तो बॉडी लैंग्वेज के साथ-साथ अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट आपका इंटरपर्सनल रिलेशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होता है?
एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करना इंटरपर्सनल रिलेशन कहलाता है। कि हमें केवल अपने घर वालों के अलावा, अपने फ्रेंड सर्किल के अलावा हमें दूसरों के साथ भी आपस में इंटरेक्शन करना, मिलना जुलना है। ऐसा नहीं कि केवल 2-4 फ्रेंड बना लिए, उन्हीं के साथ आप चल रहे हैं। आप देखो कि आपके आगे पीछे के बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी हमको बच्चों को सिखाना है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें कि एक ग्रुप होता है बच्चों का, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड होता है जो लीनियर होता है, बच्चे एक दूसरे से खिंचे-खिंचे रहते हैं। तो हमें बच्चों को स्ट्रक्चर्ड में ढालना है कि आपस में आप ग्रुप बना के आप बातें करो, ग्रुप बना के आप पढ़ाई करो, ग्रुप बना के आप इंटरेक्शन करो। यदि ग्रुप के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन में फ़ायदा होगा, और जब आगे जाके आप ग्रुप डिस्कशंस करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो अभी आपको एटीट्यूड के साथ बता ही दिया है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है। कि हर समय अपने आप को, अपने में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने को आगे बढ़ाना है। अब एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको इसी से संबंध में, पर इतने में आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों से पूछना चाह आप रही आप थी। कंटिन्यू करिए, बाद में सब लोग बोलेंगे आखिरी में। अच्छा सेशन अच्छा, चल रहा अच्छा। है जी। ठीक है ना? तो ये अपना हुआ, अब आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा था। स्टोरी के माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट आता है और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक बार एक बच्चा था, वो बच्चा सॉरी एक बार हम रास्ते में लोग आ रहे थे, जा रहे थे। एक पत्थर पड़ा हुआ था। लोग रोज़ गुस्सा होते थे कि ये पत्थर पड़ा हुआ है, गाड़ी निकालने में दिक्कत जा रही है, आना-जाना, आना-जाना चल रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन वहाँ से एक चित्रकार निकला, मूर्तिकार, आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट जो थे उनकी थैली में औजार रखे रहते हैं उनके, तो वो थैली में से औजार निकाला, उसने देखा ये पत्थर पड़ा है, तो उसने उसमें नक्काशी का काम शुरू किया। देखते रोज़ वही रास्ता, वही आने-जाने वाले। एक दिन वो पत्थर मूर्ति का रूप धारण कर ली। जब पत्थर मूर्ति बन गया, तब सबने देखा कि ये तो पत्थर था, ये मूर्ति कैसे बन गया? तो ढूँढा गया कि कौन से लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं, इसको मूर्ति बना दिया। बहुत ढूँढने के बाद वहाँ पर वो शिल्पकार नज़र आया। जब शिल्पकार से पूछा, ये तो पत्थर था, तुमने इसको मूर्ति रूप कैसे प्रदान किया? तो शिल्पकार ने बोला कि ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पत्थर के अंदर मूर्ति समाई थी, मैंने तो बस इसको निकालने का काम किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरत है हमें अपने आप को तराशने की, ज़रूरत है हमें अपने अंदर झाँकने की, हमारे अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ हैं, उसको हमें बाहर निकालना है। तो बच्चों को सिखाया जाए कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है। तो ये मॉरल है जो कि हम बच्चों को नॉर्मली सिखाते हैं। तो बच्चों को जब आप इस तरह से शिक्षा देते हैं, तो बच्चों के अंदर से बहुत सारे गुण निकलते हैं। कोई कहता है मेरे को ड्राइंग अच्छी आती है, कोई कहता है गाना अच्छा आता है। फिर हम लोग एक टेस्ट अप्लाई करते हैं उन पे। पर्सनैलिटी टेस्ट में वोकेशनल टेस्ट कराते हैं, एजुकेशनल टेस्ट करा देते हैं इसी एज ग्रुप में। तो इस एज ग्रुप में जो हम टेस्ट कराते हैं, उस टेस्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो वो जो क्वालिटीज़ अंदर जब इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं कि बच्चा जो है उस माध्यम से उस फील्ड को फिर सिलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आप सभी समझते हैं, आज के ज़माने में छोटे से बच्चा जब नर्सरी स्कूल में आता है, उसको भी स्ट्रेस होता है। अरे! सुबह-सुबह से उठना पड़ता है, कौन उठे? रोज़ बहाना बना देता है, मुझे नींद आ रही है, उठना नहीं है। उसको स्कूल जाने का स्ट्रेस रहता है, उठने का। तो स्ट्रेस, तनाव जो है, सभी में होता है और ख़ास तौर से एडोलेसेंट में इस समय स्ट्रेस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको फ़ील्ड चुनने में बहुत दिक्कत जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा दिख रही है, किस फ़ील्ड में जाना है, कहाँ रहना है, और स्ट्रेस उनको यदि बाहर भेजते हैं, तो हॉस्टल में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अकेले कैसे रहेंगे, सारी चीज़ों का तनाव बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस नहीं होना है। स्ट्रेस के कारण एडोलेसेंट एज में आप देखिएगा कि डायबिटीज़ बहुत बच्चों में नज़र आ रही है आजकल। डायबिटीज़ जो है, ये स्ट्रेस के कारण होती है। बीपी बच्चों में दिखाई दे रहा है। तो हमें बच्चों को सिखाना है 12th
एडोलेशन की 13 से 19 की एज में स्ट्रेस नहीं करना है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए जगह-जगह आकर योगा जॉइन कराते हैं। योगा करो, आप अपने गार्डनिंग करो, म्यूज़िक सुनो, खेलो, अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी करो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमें बच्चों को सिखाना है स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक, उसकी एक बड़ी टेक्निक्स है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। इसके लिए भी बच्चों को इस एडोलेसेंट एज में स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेस्ट से आए हुए हैं। उन टेस्ट को अप्लाई करके देखना पड़ता है कि बच्चों का स्ट्रेस कितने ज़्यादा लेवल का है। यदि बहुत ज़्यादा लेवल का, तो बच्चों के स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए भी हम लोग उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो बच्चों को एडोलेसेंट एज में यदि बच्चा एक बार डिप्रेशन में आ गया, तो फिर डिप्रेशन के बाद सीधा लास्ट रहता है सुसाइड। तो हमें बच्चों को सब चीज़ों को सिखाना है कि आपको इस तरह से अपने लाइफ को बनाना है, स्ट्रेस नहीं करना है, और यदि गलती हो जाती है, तो हो जाने दो। किसी ने कुछ गलत काम कर दिया तो आप उसको भूल जाओ। आप अपने आप को सुधारो। यदि कोई आपसे गलत काम कराता है तो आप घर में आके बताओ। और इस एज में बच्चों को सबसे ज़्यादा आपको ये सिखाना है कि अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखो। यदि लड़के हैं या लड़कियाँ, बॉयज़ या गर्ल्स, उनको किसी तरह का कोई मिसबिहेव करता है, तो आपको उनको तुरंत जाके अपने घर में बताना ज़रूरी है। मैं गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल रही हूँ, 11,000 बच्चों के बीच में। आए दिन पेरेंट्स आते थे, कहीं बच्चे यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप के केसेस हैंडल किए हैं। तो एज़ ए प्रिंसिपल मैंने क्लास ज़रूर लेती थी जाके, और इसीलिए कि लड़कियों को कैसे हमें इस एज में गाइड करना है कि गलत डायरेक्शन में ना जाएँ। तो बच्चों को हम लोग सिखाते थे कि भई तुम लोग अपने आप को अच्छे से रखो, कैसे आपके पास कोई रास्ते चलते कोई आपको कमेंट देता है, तो आप अपने घर वालों को ज़रूर बताओ। चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, यदि किसी भी तरह की कोई गलत काम हो जाते हैं, जाने-अनजाने में, पेरेंट्स को हमेशा आपको बताना है। यदि पेरेंट्स के साथ आपका फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा, तो कभी भी आप गलत कदम नहीं उठाओगे, आप डरे-डरे रहोगे। एक समय आता है कि इस डर के कारण व्यक्ति फिर गलत कदम करके सीधे सुसाइड करने पहुँच जाता है। तो हमें इन चीज़ों को भी बच्चों को समझाना है कि समय रहते ये सारी चीज़ें इन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कैसे हम इनको दूर करें। तो ये एडोलेसेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये वास्तव में बहुत शानदार टॉपिक आप लोगों ने लिया हुआ है, और इसके साथ यदि ये कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हम बच्चों को समझाएँगे, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, उनको दशा और दिशा उनकी बताएँगे, तो ज़रूरी है कि बच्चे आप लोगों से सीखेंगे, और अपने फ़ील्ड में जहाँ उनको जाना है, उनको ज़रूर आप हेल्प करेंगे, उनको हेल्प मिलेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। चलिए, मेरे ख़्याल से आपका टाइम हो रहा होगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। आप नहीं, बोले अभी है समय, आप बात कर सकते हैं अगर है तो, नहीं तो हम। नहीं, आप बताएँ मुझे, इसके अलावा टाइम हो तो मेरे हिसाब से हो रहा था, तो मैंने इसलिए शॉर्ट में नहीं, जल्दी-जल्दी बोला। अभी है हमारे पास 5-7 मिनट का समय और है, जी, आप जी। बात कर हाँ सकते जी, हैं। तो एडोलेसेंट एज में, और इसके अलावा सोशल स्किल जो आप डेवलप कराते हैं, पीयर प्रेशर है, सोशल मीडिया। बच्चे जो होते हैं, उनको यानी कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। सोशल मीडिया क्या होता है कि टीवी में देखा कुछ, मोबाइल में देखा कुछ, जो चीज़ देखें, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है इनका। तो बच्चों को चाहिए कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के कारण उनकी वर्थ जो है, उनको जो है उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। वो अपने दूसरे बच्चों से अपना कॉम्पिटिशन करने लगते हैं। कॉम्पिटिशन करते-करते वो इस हद तक हो जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ की ओर बढ़ जाते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस मीडिया का जो है, वो भी बच्चों को अवॉइड करना सिखाना है कि आप अपने एक-दूसरे को देखा-देखी ना चलें। सेल्फ डाउट जो आपके रहते हैं, उसको आप ओवरकम करो, उसको दूर करो, और सेल्फ डाउट जितने आपके कम होते जाएँगे, आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाओगे। आपको सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, उसको आप घर में शेयर करो। आप अपने पेरेंट्स के अलावा अपने टीचर से भी शेयर करो, और आपके स्कूलों में तो आजकल काउंसलर भी होने लगे हैं, उनसे शेयर करो, वो आपको इन तरफ से दूर करने में हेल्प करेंगे। अब इसके बाद आती है एडोलेसेंट में इंटरव्यू कैसे फेस करें। आपके इंटरव्यू से मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा देना पड़ता है बच्चों को, तो वो भी हमें ट्रिक सिखाना पड़ती है बच्चों को। इंटरव्यू कैसे फेस करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जीडीपीआई और इंटरव्यू कैसे फेस करना है। तो इंटरव्यू के लिए पहले हमें बच्चों को बताना पड़ता है, कि इंटरव्यू होता क्या है।
प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 11th और 12th में होता है, आपके एग्जामिनर आते हैं तो आपको एग्जामिनर के सामने कैसे बात करना है, कैसे एंटर होना है, कैसे बात रखनी है, सब चीजें आना चाहिए। जब हम देखते हैं कि एडोलेसेंट एज में 12th के बाद जब बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तो बच्चे को थ्योरी में तो पास हो जाता है, पर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के कारण कहता है, अरे मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था पर मेरा क्यों नहीं हुआ? कारण इंटरव्यू कैसे दिया जाता है उनको नहीं आता है। तो हमें 10th क्लास के बच्चों से शुरुआत कर देना चाहिए, बोलने का तरीका, इंटरव्यू देने का तरीका, घर में भी प्रैक्टिस कराना चाहिए। तो इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स तो अभी नहीं बताना मुझे। इंटरव्यू में बच्चों को ये बताना है कि वन वे इंटरव्यू होता है, आपके सामने एक एग्जामिनर होगा और आपको इंटरव्यू देना है। ग्रुप 2 वन वे भी होता है, ग्रुप का ग्रुप से भी होता है। तो कैसे आपको डर दूर करना है, बच्चा सबसे ज़्यादा सब कुछ आता है, पर बच्चा बोल नहीं पाता है इंटरव्यू में। जब हम प्रैक्टिकल में बताया ना आपको, प्रैक्टिकल लेते समय इतने नर्वस हो जाते हैं बच्चे कि वो भूल जाते हैं कि मुझे नहीं आता और लास्टली वो कुछ नहीं बोलते हैं और चले जाते हैं। तो उनको ये नंबर कट जाते हैं, उनको मार्क्स नहीं दिए जाते क्योंकि बोल ही नहीं पा रहा है। तो बच्चों को बोलना हमें सिखाना है। इंटरव्यू देने के दौरान आपको कैसे एंटर होना है और कैसे आपको बैठना है, कैसे उठना है, कैसे ड्रेसअप होना है, ये सारी चीजें हमको बच्चों को इंटरव्यू के दौरान सिखाना पड़ती है। तब जाके बच्चा बोल पाता है और बोलने में भी टू द पॉइंट कैसे जवाब देना है, ये हमको बच्चों को सिखाना है। कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं मालूम है तो नीचे मुँह करके बैठे रहते हैं, तो हम लोग को बोलते हैं बेटा नहीं आता कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट बोल दो कि मुझे नहीं आता, सॉरी। कोई बुराई नहीं है, हर किसी को हर किसी चीजें नहीं आती हैं। परंतु यदि आपको आता है और आप बोल नहीं पा रहे हो तो ये आपकी वीकनेस है। तो आपको हमेशा इंटरव्यू जब आप देते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बोलना है। तो डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। यह जो एज है एडोलेसेंट की, इस समय हमको डिसीजन मेकिंग भी आना चाहिए। क्या होता है डिसीजन मेकिंग? यानी निर्णय लेना। लोग इस एज में निर्णय नहीं ले पाते हैं ठीक से। वो निर्णय कैसे लेते हैं डिसीजन? मेरे फ्रेंड ये कर रहा था मैं भी ये कर लेती हूँ, मेरी फ्रेंड ये कर रही थी मैं भी ये कर लेती हूँ, वो आर्ट्स ले रहा तो हम आर्ट्स लेते हैं, साइंस ले रहा तो साइंस लेते हैं, मेरे मदर फादर कह रहे हैं इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियर बन जा रहे हैं। नहीं, सेल्फ में डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी होना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी अभी का पेपर न्यूज है ये। एक डॉक्टर, मतलब मदर फादर की इच्छा थी मेरे अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की। वो लड़के को डॉक्टर नहीं बनना था और उसको उन्होंने जबरदस्ती मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, पास हो गया वो नीट में और चला गया। फर्स्ट ईयर करते करते उसको डॉक्टर नहीं बनना था, उसने सुसाइड कर लिया। ये बहुत बड़ा केस है, केस स्टडी मैंने स्टडी की थी इसकी। तो ये उसमें मतलब वो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो क्योंकि तुम अपने आप में सेल्फ में आप डिसीजन नहीं ले पाए कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, मुझे अदर फील्ड में जाना है, तो ऐसे में गलत बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो बच्चों को सेल्फ में डिसीजन लेने की कैपेसिटी होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग। यही एज है 10th में हमें क्या लेना है ये हमें बच्चों को सिखाना है। 12th के बाद हमें क्या करना है? एडोलेसेंट एज में अधिकांश जगह से घरों में मदर फादर की शिकायत आती है, बच्चा घर में रहना नहीं चाहता, 10th के बाद वो सीधे कोटा जाना चाहता है या अदर इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है। उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इधर उसको फ्रीडम चाहिए। तो हमें उसको देखना है कि वास्तव में उसको फ्रीडम चाहिए कि पढ़ाई चाहिए कि कैरियर चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग के साथ साथ बच्चों की पे नजर भी रखना जरूरी है कि बच्चा क्यों 10th के बाद बाहर जाने का पीछे पड़ा है। जो माँ बाप नहीं भेज पा रहे, जो काउंसलिंग में मेरे पास आते कहते मेरी बच्ची बाहर जाना चाहती है 11th में, वो भी किस क्लास के लिए? आर्ट्स के लिए। मैंने बोला आर्ट्स में पढ़ाने में क्या रखा, आर्ट्स के लिए क्यों आप बाहर भेज रहे हो? नहीं, बच्चा कह रहा है यहाँ कुछ स्कोप नहीं, मुझे तो बाहर जाके पढ़ना है। तो ये चीजें भी गलत है कि हमें टीसीएस स्वयं नहीं लेना, हमारी फ्रेंड जा रही तो मुझे जाना है, भले सब्जेक्ट आपका XYZ कुछ भी हो। तो बच्चों में इस एज में डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, दो दो चार चार लाइन में मैंने आपको बताया है, वास्ट चाहिए तो सब चीजें। तो इन चीजों पे यदि हम ध्यान रखेंगे तो कोई शक नहीं कि बच्चा कहना ना माने और अपने करियर में सफल ना हो।
तो बच्चों को बताएं कि शुरू में छोटे छोटे से आप लक्ष्य निर्धारित करें, छोटे छोटे से गोल लेकर चले, एकदम से बड़े गोल पे ना ले, छोटे छोटे गोल पे फोकस करें। धीरे धीरे आपके गोल पूरे होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। कहा जाता है ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो बच्चों को स्वयं में अपने आप को डेवलप करना होगा अपना कैरियर को बनाने के लिए। अब आप आगे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत छोटी छोटी चीजों का एग्जाम्पल दे करके दो बहुत बड़े बड़े क्लिष्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित हमारे समक्ष रखा। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जो बच्चों के साथ हम कार्य कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए तो उचित है ही, हम लोगों को, पेरेंट्स को भी और उन लोगों को भी एक मार्गदर्शन देगा। सत्र ओपन करें उसके पहले अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि आज अपनी बात रखें, उसके बाद सत्र ओपन है, हैंड रेज करके हम प्रश्न कर सकते हैं। अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। मुझे लगता है ये पूर्ण है, उससे ज्यादा पेरेंट्स के लिए है। सब बैठे हुए हैं तो सुन रहे हैं, जहाँ तक ये रीच है कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स के रूप में हैं और पेरेंट्स के रूप में सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। आज के सत्र को मैं देखता हूँ बहुत छोटी छोटी बातें, और मुझे लगता है अगर इन बातों पर हमने ध्यान दिया तो सारी समस्याओं का समाधान भी इसमें जुड़ा हुआ है। मैडम का एक इतना लंबे समय का जो अनुभव है वो वास्तव में उनके हर एक शब्द में झलक रहा है। और आगे भी होता है वास्तव में, केवल ये शब्द नहीं है, वो इतने लंबे समय की उनकी एक तपस्या है जो शब्दों के रूप में हम सबके सामने आ रही है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद सर। वो एक, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कृपा जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई आ रही है सर, आ रही है सर। मैं भी भोपाल से ही हूँ, माननीय आप अनिल लोग भट्टो भोपाल से। के हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग भोपाल के हैं, जी जी। मैं भोपाल की प्रोडक्ट हूँ। एमएलबी कॉलेज से मैंने पढ़ा है, एमएलबी कॉलेज से सर्विस की शुरुआत की है। तो आप लोग भोपाल के हैं, इसलिए मुझे जी लगा आपको बता दूं मैं वहीं की हूँ। जी जी, नहीं अच्छी बात है, पूरा देश सुन रहा है आपको। हम तो भोपाल के तो हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन त्रिपुरा से भी आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ बिहार से बैठे हैं, झारखंड से हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए। तो मुझे लगता है माननीय अनिल दवे जी इसको पूरी चर्चा को एक शब्द में बोलते थे। उनसे बोला जाता था कई बार कि सौंदर्य की परिभाषा क्या है। सौंदर्य केवल जैसे आपने बताया ओवरऑल पर्सनैलिटी सौंदर्य है वास्तव में। तो बोलते अतिरेक को कम करके अभाव की पूर्ति ही सौंदर्य है। तो आज वास्तव में चाहे जीवन का हो, चाहे जीवन का संचालन हो, या जीवन की सारी व्यवस्थाएं हों, आगे जीवन को हम कैसे तय करना है, वो सब उसका ब्यूटी ही है और उस पर निर्भर करता है। आपने जो शब्दों में हमें बताया है वो बड़े व्यवहारिक हैं और मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत उपयोगी भी होंगे, क्योंकि हम गार्जियन के रूप में देख रहे हैं, बच्चे भी काफी लोग हमसे जुड़े रहते हैं और हम लोग इस स्किल को हमें नीचे तक ले जाना होता है। हम बच्चों के बीच में काम करते हैं, इसके लिए हमारे लिए सेशन बहुत अच्छा है। मैं कृपया से निवेदन करूंगा कभी इसके और जो अलग अलग मैडम ने जो इसके हिस्से बताए हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम कभी इन पॉइंट्स को लेकर के भी उनके और व्यक्तित्व को और कैसे निखारा जा सकता है। अभी हमने समस्याओं पर जितना चर्चा की उतने उसके तरीके पे भी और अधिकतम कर सकते हैं। अभी केवल हमने उसको छुआ है। मुझे लगता है हर एक विषय पर अगर हम और पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी का विकास कैसे करना, इंटरव्यू का तरीका क्या है, फेस कैसे करना, जीवन अपने आप में एक इंटरव्यू है, उसको हम कैसे चला सकते हैं, ऐसे विषयों पर भी हम और आगे करेंगे। मुझे याद है जब एक मध्य प्रदेश की विधानसभा ने आत्महत्या को, बच्चों में बढ़ते हुए आत्महत्या की प्रवृत्ति को लेकर के कमेटी बनाई थी, तो मैं एज चेयरमैन चाइल्ड कमीशन उसका मेंबर था। हम लोगों ने लगभग 10,000 बच्चों के ऊपर उसका काम किया था, बातचीत की थी, परिवारों में गए थे, जिन परिवारों में ऐसी घटनाएं हुई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उन परिवारों में गए। आखिरी में जो 2-3-4 बातें ध्यान में आ रही है उसमें महत्वपूर्ण यही है कि जो बच्चों से अपेक्षा है वो तो अपनी जगह पर है ही। दूसरा मैं देख रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने इतनी पूरी घटना में किसी भी स्पोर्ट्समैन, किसी बच्चे के अंदर एक स्पिरिट थी, तो मुझे लगता है इन सब में एक बच्चों का जो खेल के प्रति अरुचि पैदा हो रही है, एक ना एक खेल, एक ना एक विधा उसके अंदर जरूर होना चाहिए। अगर वो रहती है तो मुझे लगता है वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर एक सेफ गार्ड का काम करता है। और हम सब बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति, उनकी रुचि के अनुसार उसको देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपने जितनी अच्छी तरह से आज विषय को रखा है, आप सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब। प्रमोद जी ने हैंड रेज किया है, प्रमोद जी अपना प्रश्न रखें। सबसे प्रमोद पहले जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद
जो एक एक से अच्छे व्यक्तित्व के धनी लोगों को बुलाते हैं और सबका मार्गदर्शन करवाते हैं। इसलिए मैडम को बहुत धन्यवाद। हमारा सिर्फ प्रश्न नहीं है, परंतु समझ में आ गया है। सिर्फ आग्रह है कि तनाव प्रबंधन के, बच्चों के तनाव प्रबंधन के लिए एक दिन अलग से सत्र के लिए मैडम को बुलाया जाए। जी जरूर इस पे विचार करेंगे। ठीक है, आग्रह था। जी ठीक है सर। तो सत्र ओपन है, अभी हमारे पास समय भी है, कोई और प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। उषा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं काफी देर से? जी, आपका माइक बंद है। जी सर, कहना यही है कि मुझे आज लगा कि हमको